हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। आज का सेकंड चैप्टर है हमारा। आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। आइए आज हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोब के बारे में, तो सबसे पहले बात तो यही आता है कि ग्लोब क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो चालू करते हैं इसके बारे में क्लास। तो कह रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसे कि आप इस पृथ्वी को देख रहे हैं, तो ये जो है ना, हमारी थोड़ी सी कैसी है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी चपटी है। कैसी है, तो वो थोड़ी सी चपटी है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे कि ये जो हिस्सा है ये चपटा हुआ है और ये जो हिस्सा है ये चपटा है, लेकिन ये जो हिस्सा है बीच का हिस्सा ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब कि जो ग्लोब है वह पृथ्वी की छवि को ही बताने का काम करता है। मतलब कि जो ग्लोब है ना, ये बताता है कि पृथ्वी जो है वह पृथ्वी इसी के आकार का है। कहता है ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ग्लोब बड़े होते हैं तो कुछ ग्लोब छोटे होते हैं। जो ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं वो बड़े ग्लोब होते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब और तथा गुब्बारे ऐसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते क्योंकि ये हमेशा ही क्या रहते हैं, तो ये हमेशा ही घूमते रहते हैं। क्या रहते हैं, ये हमेशा ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे कहता है, क्या कहता है, जैसे कुम्हार का पहिया, लट्टू, ये दोनों घूमते रहते हैं। आगे कहता है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक महासागर है, ये आपका महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, यहाँ पर ये महासागर। तो इन सभी को जो दिखाया गया है वह सही आकार में सही तरीके से दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे कि ये हमारे पास गोला है और कह दिया जाए कि ये जगह कौन सी है, इस जगह के बारे में आपको बताना है, तो आप इसके बारे में अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसका अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अब वो प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने एक बिंदु ले लिया, अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे या फिर ऐसी रेखा खींचेंगे, और जहाँ पे दोनों कटेगा उसी जगह को हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक लोकेशन है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो लोकेशन की जानकारी के अलावा क्या चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए, और आगे क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे कहता है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। तो देखो, अक्ष का मतलब होता है कि ग्लोब जो है, ग्लोब जिस चीज के ऊपर ग्लोब जिस चीज के ऊपर टंगा होता है या घूम रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो देखो, जो ये जो सुई है ये गुजर रही है, तो ये ऊपर वाले पार्ट से गुजर रही है और नीचे वाले पार्ट से गुजर रही है। ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ पर कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जबकि दक्षिणी वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कहता है ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की दिशा में घुमाया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है, जब ये घूमता है तो ये कैसे घूमता है, तो ये घूमता है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कहाँ जाता है, तो वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमता है।
कहता है लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब ये जो हमने एक रेखा लिया है, यह एक टाइप की काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? तो यह एक टाइप की काल्पनिक रेखा है, जो हमने कल्पना किया है, मान लिया है, ताकि आपको समझने में क्या हो सके, समझने में आसानी हो सके। यहाँ पे कहता है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। देखते हैं ये कौन सा है वो, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो हमने भी देखा कि ग्लोब को जिस रेखा ने अभी काटा उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा ध्रुव कहा। लेकिन ग्लोब को एक दूसरी रेखा भी है जो काटती है, जो इस रूप में काटती है, जो इस रूप में काटती है, इसी को हम कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। वृत्त का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर घूम करके काटता है, वृत्त के आकार में काटता है। कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो ये विषुवत वृत्त दिखाई पड़ रहा है ना, इसके ऊपर वाले भाग को, क्योंकि ये उत्तर का भाग है, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसके जो नीचे वाले भाग है, ये वाले भाग को, इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे देखो कहता है क्या, कहता है कि ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। मतलब कि यहाँ से ऊपर का जितना हिस्सा होगा उतना ही इसके नीचे का हिस्सा होगा। कहता है इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। मतलब कि इसी के माध्यम से आप इन लाइनों के माध्यम से अपने अर्थ पर किसी भी जगह की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त के समानांतर, जैसे कि ये रेखा गई है, ये रेखा गई है, ये रेखा गई है, ये रेखा गई है, तो इन सभी को, इस प्रकार की हम रेखाओं को ही क्या कहते हैं? इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। कहता है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। मतलब विषुवत वृत्त जहां से जा रहा है, इस जगह को हम कहते हैं 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। मतलब ये हुआ कि यदि आप पूरे पृथ्वी की बात करते हैं, तो पूरा पृथ्वी जो है, वो पूरा पृथ्वी ऐसे, मतलब कि ये जो है वह आपका 360 डिग्री पर घुमा हुआ है। तो इसका 1/4, तो 360 डिग्री का 1/4 बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग को 90 डिग्री, नीचे वाले भाग के 90 डिग्री, तो ये बीच वाले पार्ट में आ जाता है। इसका माप क्या होगा? तो इसका माप 360 होगा। 360 का 1/4 माने 90 अंश होगा, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री आ गया। इस प्रकार देखा जाए तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश में, मतलब कि इसके ऊपर वाले जो हिस्से हैं ये 90 पार्ट में होंगे, और इसके नीचे वाले जो हिस्से हैं वो भी 90 पार्ट में होंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है इसके साथ साथ कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मतलब इसके 0 डिग्री के ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे, इस प्रकार के जो अक्षांश होंगे ऊपर के, इस वाले अक्षांश को कहेंगे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। और जो नीचे के होंगे उसे हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश उन्हें हम कहेंगे। आइए देखते हैं आगे कहता है क्या, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ पे क्या रहा आगे कि यह विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। कहता है इसलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो होरिजोंटे,
दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर है। मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, 23 डिग्री, और ये 23 डिग्री आपका साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। तो जो 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री में वो क्या मिलता है, 20 डिग्री में आपको मिल जाता है महाराष्ट्र मिल जाता है। लेकिन यहीं पे 20 डिग्री में आपको नीचे क्या मिल जाता है, तो यहीं पे 20 डिग्री में आपको मिल जाता है ब्राजील मिल जाता है। तो ब्राजील और महाराष्ट्र जो है ना, वो दोनों 20 डिग्री पर हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है वह नॉर्थ में है, हेमिस्फेयर में, और जो ब्राजील है वह साउथ हेमिस्फेयर में है। ठीक है यहाँ तक। इसमें देखो क्लास कह रहा है, इसमें आप इस चित्र के माध्यम से जो मैंने आपको दिखाया, ये आप इसके में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कह रहा है विस्पत वृत्त 0 डिग्री होता है। जैसे कि हमारे पास ये गोला है, तो इस गोला में जो बीच का पार्ट होता है इसे विस्पत वृत्त कहते हैं, ये 0 डिग्री होता है। यहाँ कह रहा है क्या, उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ का पार्ट होता है ये 90 डिग्री होता है, जो साउथ का पार्ट होता है ये भी 90 डिग्री होता है। लेकिन इसके इसके अलावा भी यहाँ पर चार और महत्वपूर्ण रेखाएं पाई जाती है। आइए बात करते हैं कि वो जो चार महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वह कौन कौन सी। तो इन्हें हम कहते हैं यहाँ पर कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो 66 डिग्री हाफ उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, और विषुवत रेखा के 66 डिग्री हाफ दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा मैप पर समझ लेते हैं कि ये मैप पर कहाँ पर होगा। तो आप थोड़ा सा इसको देखने का काम करेंगे, इस मैप को देखने का काम करेंगे। तो जरा देखो, अब जो बात कह रहा है ना, कह रहा है कि यहाँ पर 66 डिग्री हाफ तो 23 डिग्री हाफ से लेकर के 66 डिग्री हाफ, इनके बीच के जो क्षेत्र होते हैं, इनके बीच के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, या इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं 23 डिग्री हाफ साउथ से लेकर के 66 डिग्री हाफ साउथ के बीच के जो भाग होते हैं उससे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, या इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। ठीक है क्लास। यहाँ से आगे आप और पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आएगा कि दक्षिणी ध्रुव और 66 डिग्री हाफ के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऊपर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव और 66 डिग्री हाफ उत्तर के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट। आइए जब हम बात करते हैं इसके साथ आगे, तो देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है पृथ्वी के कुछ ताप कटिबंध के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखते हैं पृथ्वी के कुछ ताप कटिबंध। कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। मतलब कि आप देखेंगे तो ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में आपके पास कह रहा है क्या, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर भी एक बार सूर्य आता है और मकर रेखा पर भी एक बार सूरज आता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो रीजन होते हैं, इन रीजन को हम क्या कहते हैं, इन रीजन को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये हो गया पार्ट ये वाला। अब कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य
कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मतलब ये हुआ कि इनके बाद इस क्षेत्र में और इनके बाद इस क्षेत्र में कभी भी सूरज आपके सिर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर कैसा मिलता है, तो यहाँ पर जो सूरज है वो आपको तिरछा मिलेगा। तिरछा कैसा मिलेगा आपको, तो तिरछा मिलेगा। यहाँ पे कहता है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आइए मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जा करके आपको मैप में। जैसे कि अभी मैंने आपको मैप में समझाया था शीतोष्ण कटिबंध के बारे में, तो आप इस शीतोष्ण कटिबंध को थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे। पहले हम इसे इरेज कर देते हैं एक बार। तो क्लास देखो यहाँ पर क्या रहा है क्या आ, चलिए, तो कह रहा है क्या, कह रहा है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या कह रहा है, कर्क रेखा। और कह रहा है उत्तर उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के पार्ट को, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव बीच के पार्ट को क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम दिया गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध नाम दिया गया। ये थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है तो हम ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो कह रहा है इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध नाम दिया गया। इसी प्रकार से मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो पार्ट होता है इसे हमने क्या नाम दिया, तो इसे जो हमने नाम दिया उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आगे कहता है क्या, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम दोबारा से चलते हैं उसी मैप के ऊपर। आपको डायग्राम अच्छा समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो कह रहा है क्या, कह रहा है ना यहाँ पर कि हमारे पास जो उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव वृत्त है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को भी कहते हैं क्या, शीत कटिबंध कहते हैं। लेकिन ये दक्षिणी पार्ट में है और ये उत्तरी पार्ट में होता है। ठीक क्लास, यहाँ तक। आइए बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर आगे कह रहा है क्या, यहाँ पर आगे इसमें कहा जाता है कि देशांतर क्या होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं देशांतर के बारे में। तो जो रेखाएं, कहता है जो रेखाएं आपको नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल को जोड़ती है उस रेखा को ही आप क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ जोड़ती है उसे देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक क्लास, आइए इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें यार बहुत कुछ लिखना है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे पढ़ें तो देखो इसमें कहता है क्या, इसमें कहता है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त हमें और भी कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ती है। कहता है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप। तो क्लास यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका, इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। तो महासागर में प्रशांत महासागर में आपको क्या मिलते हैं, तो आपको टोंगा आइलैंड मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर टोंगा आइलैंड मिल जाते हैं। क्लास ये ध्यान देना कि जो टोंगा आइलैंड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस आइलैंड। तो कह सकते हो आप इंडियन इंडियन ओशन के अंदर जो आपका आइलैंड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका मॉरिशस आइलैंड है, मॉरिशस आइलैंड। लेकिन जो आपके पास पैसिफिक ओशन में है उसका नाम है टोंगा आइलैंड है। क्या नाम है? टोंगा आइलैंड नाम है। लेकिन ये दोनों देखेंगे तो अब कहाँ पर है? तो ये 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में फैला हुआ है। अब वो कह रहा है कि उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना जरूरी होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों से दूरी कितनी है। मतलब ये हुआ कि जो रेखाएं हैं इस रेखा से आपके पास जो ये रेखा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जब तक हमें ये डिस्टेंस पता नहीं होगा और ये डिस्टेंस पता नहीं होगा तब तक आप इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही बताना चाहता है यहाँ पर। कहता है इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। देशांतर यमोत्तर का मतलब होता है जो इसे एक फिक्स जगह के बारे में बताने का काम करते हैं। कहते हैं इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। मतलब कि इसे छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगी इसकी जो दूरी है इसका जो गोला है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। आप 0 डिग्री पे देखेंगे तो 0 डिग्री पे क्या है? 0 डिग्री पे बहुत ही बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये 90 डिग्री पे जाता है तो इसका जो गोला है वो क्या हो रहा है? छोटा होता चला जाता है। ये आपको बताना चाहता है यहाँ पर। यहाँ पर यह कहता है कि एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है तथा जहाँ देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में मिलती है। यहाँ पर क्या जाती है? जहाँ पर देशांतर के यमुनोत्तर आपस में मिल जाते हैं वहाँ पर आपके जो विस्पत वृत्त होते हैं वह छोटी हो जाती है। कहता है अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब कि यहाँ की जितनी भी देशांतर की लंबाई है वह बहुत ही ज्यादा इक्वल इक्वल होती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो क्लास ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास जो ग्लोब है इस ग्लोब में एक लाइन है। ये लाइन जो पास कर रही है वो कहाँ से पास कर रही है? तो वो पास कर रही है आपकी ग्रीनिच से पास कर रही है, ग्रीनिच से। और ये कहाँ पर है? ये है आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पर ये? तो ये है आपका इंग्लैंड में है। जब ये इंग्लैंड में है तो ध्यान देना कि यहाँ से जब ये लाइन पास करती है तो यहीं पे कहा गया कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जितने भी देश होंगे इनके समय का निर्धारण हम कहाँ से करेंगे? तो यहीं से करने का काम करेंगे। कैसे? तो कहता है इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर कहा गया। इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। मतलब कि ये जो है वह 0 डिग्री पर है। यहाँ से 180 डिग्री पूरब मतलब कि ईस्ट में और वेस्ट में दोनों ही तरफ की गणना की जाती है। आप प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर के पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ईस्ट वाले पार्ट को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, वेस्ट वाले पार्ट को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर प लगाया गया, पू लगाया गया और पश्चिम के लिए प लगाया गया। कहता है यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। क्योंकि आप यदि देखेंगे तो दोनों की दूरियां हम डिसाइड करते हैं, यहीं से तो डिसाइड करते हैं कि वो पूर्व की ओर होगा या पश्चिम की ओर होगा। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे यहाँ पे कह रहा है क्या? अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखिए जो ऊपर हमने इस मैप को देखा था। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी चाहिए तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लग सकता है। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री नॉर्थ और अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है।
अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ये बिंदु क्या होगी? धुबरी की सही स्थिति होगी। अब धुबरी की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या ढूंढने कह रहा है हमारा? 26 और 90 कह रहा है ना। 26 और हमें 90 ढूंढना है। तो जरा ध्यान दो, 26 अक्षांश है और 90 देशांतर है। तो इसको ढूंढने के लिए यहाँ पर हम नहीं ढूंढ पाएंगे। देखो क्या कह रहा है ये आपका है 26, तो 26 यहाँ पे चल जाएगा आप लोग का। 26 तो ये आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ चला जाएगा। और कह रहा है क्या? 90 डिग्री कह रहे हैं ना आपका। तो आपका ये है 0 डिग्री, ये है तो इधर से जाएंगे 90 डिग्री। और जहाँ पे कट करेगा तो इन्हीं जगह को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहेंगे धुबरी कहेंगे, ध्रुवरी कहेंगे। ठीक क्लास। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसकी हम एक्चुअल में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाते हैं और किस तरीके से हम इसको अपनाने का काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। तो पहले हमने क्या किया? हमने पेज पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींच लिया। हमने इस प्रकार की रेखाएं खींच ली। कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज संख्याओं को क ख ग घ अ से व्यक्त कीजिए। तो हम ये कर लेते हैं 1 2 3 4 से। इसे कर लेते हैं ए, बी और सी कर लेते हैं। कहता है जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त बनाइए। तो जैसे देखो यहाँ पर जब काट रही है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना देते हैं। ठीक है। इन्हें हम अ ब द स ध कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तर अक्षांश को व्यक्त करती है, अक्षांश को व्यक्त करती है। यदि ये व्यक्त करती है तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो आपको इस प्रकार के यहाँ पर बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। इसको हम नहीं देखेंगे, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। आगे कहता क्या? अब आप देखेंगे कि वृत्त वृत्त ख उत्तरी अक्षांश और डिग्री 1 डिग्री ये है और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ख और 1 डिग्री अक्षांश पर, सॉरी, देशांतर पर स्थित है, क्योंकि ये जो खड़ा है वो देशांतर है, जो लेटा है वो अक्षांश है। अब यहाँ कह रहा है कि अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको मिल जाएगा क्या? जो ध की बात करते हैं तो ये ख और 4 पर है। अब स की बात करते हैं तो ये ग या 3 पर है। और घ की बात करते हैं तो ये 1 और घ पर है। और यदि द की बात करते हैं तो ये ड और 3 पर मिल जाता है। अब बात करते हैं देशांतर और समय के बारे में, कि जो देशांतर है और जो समय है, जहाँ पर से आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेगा या घटेगा, अब हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं, आइए इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्लास जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे घटेगा बढ़ेगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं आप लोगों के। कह रहा है देशांतर और समय की बात करते हैं तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन होता है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। हम इन सभी की गति के आधार पर इसको मापते हैं कि एक्चुअल में देशांतर और समय के बीच का निर्धारण कैसे किया जाता है। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होते रहते हैं, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग जमीन पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि ये सूरज की परछाई ज्यादा लंबी बनेगी तो शाम हो रहा है और यदि कम बनेगी तो दोपहर हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय का निर्धारण पहले के टाइम में किया गया था। कहता है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। जैसे तो कह रहा है क्या? अब ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पर जो सूरज है और इस लाइन पर जितने भी कंट्री होगी, यहाँ पर सूरज जब ऊपर होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? दोपहर हो रहा होगा। कह रहा है क्या? कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर इसको सबको पहले मिटाना पड़ेगा, तब हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। ठीक क्लास। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये अब हमारे भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। तो क्लास देखो कह रहा है क्या? यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रीनिच है, इसके इस साइड इसे हम कहते हैं ईस्ट, इसके इस साइड इसे हम कहते हैं वेस्ट। ठीक है ना?
कह रहा है इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि इधर की ओर जो भी कंट्री होगा, इधर की ओर टाइम जो है, इधर की जो टाइम है वह इंक्रीज होगा, और इधर का जो टाइम है वो क्या होगा, तो इधर का जो टाइम है वह डिक्रीज होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो कहता है पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री। कैसे घूमते हैं देख सकते हैं। तो कह रहा है कि 24 आवर में ये घूमती है 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये बात करते हैं आपके 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 डिग्री बटा 24। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड हो जाएगा आपका। इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 15 आ जाएगा, तो ये 15 डिग्री आ गया। मतलब 1 घंटे में देखा जाए तो ये कितना घूमेगा, तो ये 15 डिग्री घूमेगा। कह रहे हैं यहाँ पर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब ये 4 मिनट में 1 डिग्री कैसे घूमेगी, आइए देखते हैं। तो 1 घंटे में होता है हमारे पास 60 मिनट होता है, और यहाँ पर बात कर रहा है क्या, 15 डिग्री बात कर रहा है। तो ये 1 डिग्री में कितना होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60/15 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 मिनट में कितना आ जाएगा आपका, 4 मिनट में आप सॉरी 4 मिनट में आपका जो घूमेगा वह 1 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है यहाँ तक। आइए देखते हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा, तो 15 × 4 60 मीटर 60 मिनट हो गया। तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे हो जाएगा। मतलब ये हुआ हमारे पास यदि ये ग्रीनविच है तो यहाँ से आगे 15 डिग्री कितना होगा, तो 1 घंटा आगे हो जाएगा। और यहाँ से 15 डिग्री जो होगा वो 1 घंटे क्या हो जाएगा, तो पीछे हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहता है यहाँ पर क्या, वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम समय ग्रीनविच का 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह का 11 बजे होगा। जब इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उसी समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। मतलब कि ठीक यहाँ से यदि हम बात करते हैं 180 डिग्री के बारे में, तो आइए देख लेते हैं कि 180 डिग्री पर जो है 180 डिग्री पर जो है वहां पर समय कितना हो रहा होगा। तो 180 डिग्री पे कहाँ की बात कर रहा है, ठीक पीछे की बात कर रहा है ना। जैसे कि देखो अब यहाँ पर 0 डिग्री पर यदि आपका 12 बज रहा है, तो ठीक इसके 180 डिग्री पर जो टाइम होगा वह रात के 12 बज रहा होगा। तो रात के 12 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपका मध्यरात्रि हो रहा होगा। ठीक है, रात के 12 बज रहे होंगे। कहता है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार मतलब कि दोपहर के टाइम की बात कर रहा है ये। इस प्रकार देखा जाए तो घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी किसी कंट्री के स्थानीय या मित्र दिशा दी जाती है वो ये बताता है कि उस देश का एक्चुअल में जो समय है वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये उसी के माध्यम से डिसाइड हो जाता है। कहता है हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक का मतलब होता है कि किसी भी देश की जो समय का निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, इसके बारे में ये बात करने को कह रहा है। आइए देखते हैं। तो कहता है क्या, कहता है उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी करना कठिन होगा। कह रहा है ना कि देशांतर से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का क्या होता है, अंतर होता है। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यमनेतर के स्थानीय समय को देश का मानक माना जाए। तो हमने क्या कर लिया है, 82 डिग्री हाफ पूरब को हमने क्या मान लिया है, तो इसको हमने मान लिया है मानक यमयोत्तर मान लिया गया है। क्या हमने मान लिया है, मानक यमयोत्तर मान लिया गया है।
जब हमने इसको मानक यमयुत्तर मान लिया गया है, मतलब ये हुआ कि इसी के माध्यम से हम भारत के अंदर टाइम को डिसाइड करते हैं कि भारत में टाइम कितना होगा और कब कहाँ पर हो रहा होगा। इस यमयुत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूरब को मानक यमयुत्तर माना जाता है और इस यमयुत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, क्योंकि इसी को हम पूरे ऑल इंडिया के अंदर अपनाने का काम करते हैं। मतलब ऑल इंडिया में जो टाइम अपनाई जाती है वह हम इसी के माध्यम से अपनाते हैं। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय समय मानक के नाम से जाना जाता है। ठीक क्लास। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि भारतीय समय मानक के नाम से किसे जानते हैं, तो मानक यमयुत्तर को मानते हैं। यहाँ पर एक और बताता हूँ कि जो 80 डिग्री हाफ पूरब में जो गुजर रही है, यह यूपी के मिर्जापुर से होकर जाती है। यह यूपी के मिर्जापुर से होकर के जाती है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। कह रहा है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार 5:30 बजे शुरू होने वाला है, तो देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या हो रहा होगा? तो सीधी सी बात है, यदि ये समय की बात कर रहा है 2 बजे वहाँ चालू होगा और इंडिया में 7:30 बजे चालू होगा, तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो इसके बीच में 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, कह रहा है भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब जरा सॉल्व करते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट है, तो ये 5 घंटा 30 मिनट कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 डिग्री को पूरा करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिनट से। आइए देखते हैं, तो हो जाएगा कि हमारा 82 को कर देते हैं पहले। तो 82 को यदि हम कर देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तुम्हारा आ गया 328 आ गया। ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पर, अब 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? तो इसका भी हाफ हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2 हो गए यहाँ पर। तो इसको 2 मिनट और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 330 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं आपके 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और पॉइंट 30 हो गया। तो यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। मतलब ये हुआ कि जब वहाँ पे 2 बजेंगे और भारत 7:30 बजेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 5 घंटा 30 मिनट होगा। ठीक क्लास, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कहता है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में देखा जाए तो 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 देशांतरीय तक के क्षेत्र को घेरता है। मतलब यहाँ पर जो हमारे एक देशांतर होते हैं वो 15 डिग्री के क्षेत्र के आसपास को घेर लेता है। इस प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र के अंदर की जानकारी या उसके समय के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो क्लास, ये चैप्टर खत्म होता है। या वो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाने का काम कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।